नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म सौरवेद ऑफिशियल पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी स्पेशल टीचर रिक्रूटमेंट जो 58 पोस्ट थी उनका उसका जो परीक्षा उसकी जो परीक्षा है जो 12 जुलाई को आयोजित की गई, उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो आयोग द्वारा कल जारी कर दी गई है। आज हम उसी के अनुसार पूरे पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। और बहुत से हमारे दोस्त जो पूछ रहे थे कि सर आपने अभी तक पेपर सॉल्व क्यों नहीं करवाया, तो दोस्तों बात यह थी कि मेरे पास आपका एग्ज़ाम पेपर नहीं था। मैंने इसके लिए कम्युनिटी पोस्ट भी किया था और अपना टेलीग्राम लिंक भी शेयर किया था। आज फाइनली एक स्टूडेंट ने मुझे यह पेपर भेजा है, इसलिए बिना देरी किए आज हम इसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों ने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। जो लोग अपनी आंसर की चेक नहीं कर पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपना पेपर उठा लें और उसके अकॉर्डिंग जो मैं आंसर बताता जा रहा हूँ वो बिल्कुल आयोग की आंसर की के अनुसार है। ठीक है, उस हिसाब से आप अपने आंसर जो क्वेश्चन पेपर है उसमें मार्किंग करते जाइएगा। और आपको एक प्रिंट कॉपी जरूर मिली होगी उसके, क्योंकि ये आपका ऑफलाइन पेपर था। उसमें आप टिक जरूर लगाते जाइएगा और अंत में अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर जाकर सभी ज्वाइन कर लें, ताकि हर क्लास की पीडीएफ और आने वाली हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि एग्ज़ाम के लिए हमारे पास बहुत ही कम समय था। मेरे पास बहुत कम समय था, आप लोगों को तो पहले से पता था। भले ही आयोग ने बहुत ही कम समय में, मतलब थोड़े दिन पहले अपनी जो कट ऑफ जारी की थी, ठीक है, उसमें थोड़ा सा मतलब लेट उसकी कट ऑफ जारी की, जिससे मतलब कुछ लोग तो मतलब कंफ्यूज हो रहे थे पहले से कि पता नहीं इसमें सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, शॉर्ट लिस्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो उसके आधार पर, ठीक है, बहुत ही कम समय था। तो उस कम समय में मैंने जो सेक्शन ए जो स्पेशल एजुकेशन था उसकी जो सारी यूनिट्स थी, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक, वो मैंने कंप्लीट करवा दी थी। समय की कमी के कारण मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करवा पाया था। फिर भी मैंने 3 प्रैक्टिस सेट करवाए थे। और हाँ, लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो थ्योरी क्लास हुई उससे ही बहुत से सवाल सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिले। विशेषकर हम बात करें अगर जो धाराओं की, जो मैंने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर जो धाराएं बताई थी, ठीक है, तो लगभग सारी धाराएं आपकी अपनी इस क्लास से ही, आरपीडब्ल्यूडी वाली जो क्लास थी उसमें से आई। ज़्यादातर सवाल सीधे आपकी थ्योरी क्लास से देखने को मिले। वैसे यह बात मुझसे बेहतर आप लोग खुद कमेंट में बता सकते हैं कि हमारी क्लास जो थी वो उसने आपके एग्जाम में मदद की या नहीं की। तो दोस्तों, आज उसी पेपर के क्वेश्चन को हम आयोग की ऑफिशियल आंसर की से मैच करते हैं। जिन लोगों ने पहले ही चेक कर लिया है, बहुत ही अच्छी बात है, उनका रिवीजन हो जाएगा। और जो डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी आई हैं, और हाँ, आज 14 डेट है और शायद कल उसका लास्ट डेट होगा डी ट्रिपल एस बी स्पेशल एजुकेटर का फॉर्म भरने के लिए। तो आज ही आप किसी कैफ़े पर जाकर उस फॉर्म को फिल कर लें, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक अपनी आंसर्स की मतलब आंसर की मैच नहीं की है, तो अभी क्लास के साथ एक एक क्वेश्चन मिलाते जाएं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर जो चैनल पर आप पहली बार आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही बेहतरीन क्लासेस और सटीक जानकारी के लिए सौरवेद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपको मिलने वाली हर एक जानकारी, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन से हो चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, वो आप तक मिल सके। और जो पीडीएफ्स हैं जो हमारे द्वारा बनाई गई, उनको वो आप तक उपलब्ध हो सके, ठीक है दोस्तों। और मैं पहले ही आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ कि
ये मेरे पास ये पेपर अवेलेबल नहीं था, वरना मैं आपका इसकी आंसर की आपको पहले ही प्रोवाइड करा देता। मैं इसका सॉल्यूशन 12 जुलाई को ही करवा देता शाम के टाइम। तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। और जिन भाई ने हमारे पास ये अपना पेपर शेयर किया है, तो उन्हीं के पेपर मतलब उन्होंने पेपर उपलब्ध कराया मेरे लिए, तो तभी मैं आपके सामने ये पेपर क्या करवा पा रहा हूँ, सॉल्व करवा पा रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि मतलब आंसर्स को शो मत करिएगा, आप आंसर्स करवा दीजिए और मैं बाद में अपनी आंसर की क्या कर लूँगा, मिला लूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मांसपेशीय डिस्ट्रॉफी, जिसे हम पेशीय दुष्पोषण बोलते हैं, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, मांसपेशी डिस्ट्रॉफी जिसे हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं, इस डिसेबिलिटी के बारे में मैंने अपनी क्लास में बात की थी। ठीक है, और ये भी बताया था कि यह एक आनुवांशिक विकारों का क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने आपको जानकारी दी थी। तो आई होप अगर जो आपने वो पूरी क्लास देखी होगी तो आप ये आंसर जरूर सही करके आए होते। ठीक है, और जहां तक कि आपने ये क्वेश्चन सही किया होगा। दोस्तों मैं चाहता तो जो हमने नोट्स अपने यूट्यूब चैनल पर किया था, जो नोट्स मैंने पढ़ाए थे उसकी मैं कटिंग भी लगा सकता था, मगर उससे वीडियो बहुत लंबी हो जाती। हमें यहाँ पर सिर्फ अपने आंसर्स का मिलान करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यह आनुवंशिक विकारों का क्या है, एक समूह है जिसकी विशेषता कंकाल पेशियों में धीरे धीरे कमजोरी को क्षय कर रही क्षय मतलब कमजोरी और क्षय है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ क्या कर लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन हम किसी जब इसको एक तरीके से नेक्स्ट क्लास के लिए पढ़ेंगे तो उसमें हम इनको मतलब हर एक ऑप्शंस को बिल्कुल बारीकी के साथ और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेरेब्रल पैल्सी में दोस्तों ये जिस तरीके से उन्होंने मेरे पास पेपर भेजा था, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी को एज इट इज आपके सामने करवा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने कोई भी आंसर्स का एडिट नहीं किया है। जिस तरीके से आपको ये ऑप्शंस लगे दिख रहे हैं उसी तरीके से मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो क्या कह रहा है कि सेरेब्रल पैल्सी में उस स्थिति का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है जिसमें केवल एक अंग प्रभावित होता है। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोनोप्लेजिया। क्या हो जाएगा, मोनोप्लेजिया हो जाएगा। इसका मैं छोटा सा हिंट दे देता हूं कि ये जैसे एक तरीके से क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जब एक अंग प्रभावित होता है इस तरीके से। ठीक है, ये जो एक अंग जैसे प्रभावित हो गया वो क्या कहलाएगा, मोनोप्लेजिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छोटा बच्चा जिसने अब तक केवल छोटे सफेद कुत्ते देखे हैं, पहली बार एक बड़ी काली बिल्ली से मिलता है और बच्चा उंगली दिखाकर चिल्लाता है, देखो कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह बच्चा कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मसात कर रहा है। क्या कर रहा है, आत्मसात कर रहा है, मतलब वो एसिमिलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, एसिमिलेशन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी मॉडल जो है, क्या है, एबीसी का अर्थ क्या होता है बताएंगे। कार्यात्मक व्यवहार जिसमें मतलब हाँ ए बी सी संक्षिप्त, इसका जो संक्षिप्त रूप है उसका अर्थ क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीसीडेंट, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र गणितीय समस्याओं को हल करने का बार बार अभ्यास करता है और गति तथा सटीकता दोनों में क्रमिक सुधार देखता है। थॉर्नडाइक का कौन सा अधिगम नियम यह सुधार की व्याख्या करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि वो बार बार क्या कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेविड वेचलर ने, ये एक नया क्वेश्चन था जो कि मैंने अपनी क्लास में नहीं करवाया था। डेविड वेचलर ने
डैश को किसी व्यक्ति के उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तर्कसंगत रूप से सोचने और अपने परिवेश के साथ प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की समग्र या वैश्विक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताएंगे क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेविड वेचलर ने बुद्धि को किसी व्यक्ति के उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तर्कसंगत रूप से सोचने और अपने परिवेश के साथ प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की समग्र या वैश्विक क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कौन सा संस्थान भारतीय सांकेतिक भाषा के अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास के लिए विशेष रूप से समर्पित है? बताएंगे कौन विशेष रूप से समर्पित है? तो वो भाषा, साइन लैंग्वेज की बात की जा रही है, तो ISL मतलब इंडियन साइन लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ISLRTC। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के अनुसार 2 से 4 वर्ष के बच्चे में निर्जीव वस्तुओं को जीवंत गुणों से जोड़ने की जो प्रवृत्ति आ जाती है, जीवंत गुणों से। ठीक है, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग बीइंग्स जो होते हैं, लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं, उनसे क्या करता है वो एक तरीके से गुणों से जोड़ने की क्या होती है, उसके अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है। जैसे सूरज गुस्से में है, सूरज गुस्से में है मतलब वो एक तरीके से लिविंग बीइंग के रूप में उसको क्या कर रहा है, जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाता है, जीववाद की जो भावना होती है वो डेवलप हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अक्षमताओं की कौन सी जोड़ी पहली बार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत शामिल की गई है? तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी जोड़ी है? हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताएंगे क्या हो जाएगा? हाँ, मानसिक रोग, या फिर कह रहा है कि मतलब कौन सी जोड़ी पहली बार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शामिल की गई। जैसे मैंने बताया था कि ये मैंने क्वेश्चन करवाया था, मतलब मैंने बताया ना कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं नहीं करवा पाया था, मगर सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी कि 1995 जो एक्ट आया था, जिसमें कमियों को दूर करने के लिए और जो प्रगतिशील कुछ क्या थी, मतलब जो नई डिसेबिलिटी की बढ़ती डिसेबिलिटियों को देखा गया, जिसके अकॉर्डिंग 2016 लाया गया, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लाया गया। तो जिस तरीके से मैंने बताया था कि 1995 का जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था उसमें 7 प्रकार की डिसेबिलिटी के बारे में बात की गई थी, और जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया उनको बढ़ाकर 21 कर दी गई, मतलब 14 अतिरिक्त डिसेबिलिटियों को क्या किया गया, शामिल किया गया। तो क्वेश्चन कह रहा है उसमें से पहली डिसेबिलिटी कौन सी थी? तो बताएंगे उसमें से पहली डिसेबिलिटी जो थी वो वाक एवं भाषा अक्षमता और विशिष्ट अधिगम अक्षमता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO रिपोर्ट सितंबर 2013 वैश्विक अक्षमता दरों में वृद्धि के 2 प्रमुख कारणों की पहचान करती है। यह एक है दीर्घकालिक स्वास्थ्य स्थितियों में वैश्विक वृद्धि, और दूसरा क्या है, मतलब एक जो है वो स्वास्थ्य स्थितियों में वैश्विक वृद्धि देखी जाती है और दूसरा किस में वृद्धि देखी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मतलब जनसंख्या में वृद्धि देखी जाती है, ये WHO के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवहार संशोधन की वह कौन सी तकनीक है जिसमें लक्ष्य व्यवहार को प्राप्त करने के लिए क्रमिक सन्निकट को पुनर्बलित किया जाता है। दोस्तों, अगर जो आपने हमारी क्लास यूपी टेट के लिए जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया था उसको अगर जो देखा होगा तो उसमें से बहुत से क्वेश्चंस हैं, पूछे गए हैं, और यहाँ तक कि जो यूपी टेट में क्वेश्चन अब की बार पूछे गए हैं उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले हैं। सीधे क्वेश्चंस नहीं देखने मिले हैं, मतलब क्वेश्चंस को घुमाकर आंसर्स वही आ रहा है उसका। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस क्या किए गए हैं, रिपीट किए गए हैं। जो लोग यूपी टेट दिए होंगे वो लोग अच्छी तरीके से उसको समझ पा रहे होंगे कि हाँ ये क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था कि नहीं। अभ्यास का नियम पूछा गया था। ठीक है, 2 से 4 जीन पियाजे पूछा गया था। ठीक है, तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूपक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दिव्यांग अधिकार नियमावली 2017 के अंतर्गत राज्य निधि के प्रबंधन प्रोटोकॉल को कौन सा नियम विनिर्दिष्ट करता है? तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नियम 33 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम DMHP
भारत में निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो यह बेल्लारी मॉडल पर आधारित है। किस पर आधारित है? या बेल्लारी मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार निम्नलिखित में से किसी मनोवैज्ञानिक शरीर क्रियात्मक या शारीरिक संरचना या कार्य में किसी भी प्रकार की हानि या अपसामान्यता के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको इम्पेयरमेंट, अक्षमता, ये मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की थी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में। ठीक है, आपने अगर जो सारी क्लासेस अच्छे से समझी होंगी तो आपने इसका आंसर बहुत ही अच्छे से दे लिया होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चंस फंस गए हैं, मगर जो मैंने स्पेशल का क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, जिसकी मैंने एक तरीके से जिम्मा उठाया था कि मैं आपका स्पेशल करा के दूंगा, तो उसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको अपनी इस क्लास से देखने को मिले। ठीक है, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, मैंने आपको वो चीजें आपके सामने रखी, आपने उसको पढ़ा और आपने अपना आंसर दिया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंख की कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें आंख के भीतर का दाब बढ़ जाता है? आंख के भीतर का दाब बढ़ जाता है जिससे ऑप्टिक जो तंत्रिका है, ऑप्टिक नर्व होती है, उसको क्या होती है? क्षति पहुंचती है, मतलब उसमें कोई ना कोई नुकसान देखने को मिलता है और धीरे धीरे जो परिधीय दृष्टि पटल है, टनल विजन है, वो क्या हो जाता है? कम होने लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपन एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को जब DSSB के लिए पढ़ेंगे तो जो जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं उनको क्वेश्चंस को और इनका जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको, हर एक ऑप्शंस को हम डीपली जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर जो आप लोगों में से जो भी लोग DSSB की तैयारी मतलब स्पेशल फील्ड से हैं और वो DSSB का अभी भी फॉर्म नहीं भरे हैं, तो 450 पोस्ट है, बहुत ही अच्छी DOE की जॉब है। ठीक है, आप उस फॉर्म को जरूर भरें और पेडागोजी की जिम्मेदारी मैं फिर से ले रहा हूं। ठीक है, बारीकी से मैं उसको कवर करवाने वाला हूं। ठीक है, अगर जो आपने उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि जी सर मैं तैयार हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 के अंतर्गत किसी भी संस्था में कार्यरत सभी पुनर्वास पेशेवरों और विशेष शिक्षकों को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय में पंजीकृत होना अनिवार्य है? आप डीएड करते हैं, आप बीएड करते हैं, स्पेशल से करते हैं, ठीक है, डीएलएड विशेष शिक्षा से करते हैं, तो आपको क्या करना होता है? जो आरसीआई है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1986 को हुई थी और संवैधानिक निकाय इसको 1992 में बनाया गया। ठीक है, मैंने हर एक चीज बारीकी से आपको समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इसमें अब जब क्या करते हैं, जैसे ही आप पास करके आते हैं, आप अपनी मार्कशीट लेके आते हैं, आप ऑथेंटिकेशन लेटर लेके आते हैं, तो आप क्या करते हैं? आरसीआई की जो रजिस्ट्रेशन है, ई रजिस्ट्रेशन नाम से आपकी वेबसाइट दिखती है, वहां पर आप करते हैं अपना रजिस्ट्रेशन, आप अपना वहां पर पंजीकरण करते हैं। विद इन 1 वीक, विद इन 15 डेज, विद इन 1 मंथ आपको क्या मिल जाता है? मतलब जो आप एक वेरीफाइड आरसीआई वेरीफाइड क्या बन जाते हैं? एक स्पेशल एजुकेटर बन जाते हैं। तो ये कौन प्रमाणित करता है पंजीकृत होना कहाँ अनिवार्य है? तो आरसीआई। ठीक है, आरसीआई। ठीक है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बच्चे की आवाज की गुणवत्ता सामान्य है, लेकिन जीभ, होंठ या दांतों की अनुचित स्थिति के कारण वह गलत तरीके से बोलता है। इस स्थिति को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। जैसे आपसे मैंने आपको बोलने के लिए बोला, मतलब कभी हम क्या होते हैं, जब हम ज्यादा बोलने लगते हैं या फिर ज्यादा बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ठीक से नहीं निकल पाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? वो दांतों की जो अनुचित स्थिति क्रिएट हो जाती है, तो वहां पर क्या होता है? उच्चारण विकार का थोड़ा सा देखने को मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उच्चारण विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा स्थापित अंतर दिव्यांगता प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र CDEICS निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत लागू किया गया है? तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन
सी विशिष्ट अधिगम अक्षमता लेखन कौशल को प्रभावित करती है? तो मैंने करवाया था, सारी डिसेबिलिटी मैंने बताई थी। तो ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत मानक दिव्यांगता वाले वाले प्रत्येक बच्चे को किस आयु तक निःशुल्क शिक्षा का, मैंने ये भी क्वेश्चन करवाया था। तो ये क्या हो जाएगा? 18 वर्ष की आयु तक। अगर जो आपने ये क्वेश्चन किया होगा तो क्लास की होगी तो आपको सारी चीजें, वैसे जरूरी नहीं है क्लास की होगी, आपने ये चीजें आपने अपने स्पेशल कोर्स में भी की होंगी। ठीक है, मैंने तो उन चीजों को सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, मैंने उन चीजों को सिर्फ और सिर्फ रिविजन करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह संज्ञानात्मक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अप्रासंगिक या अनावश्यक संवेदी जानकारी को छानकर केवल सार्थक उद्दीपनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो वो चयनात्मक हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये तो आपको पूछने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत एनसीईआरटी द्वारा विकसित विद्यालयों के लिए दिव्यांगता स्क्रीनिंग चेकलिस्ट निम्नलिखित में से कौन सी है? बताएंगे कौन सी है, कौन सी चेकलिस्ट है, बताएंगे? क्या यूडीआईडी लगाया था आपने या प्रशस्त लगाया था, क्या लगाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रशस्त। ठीक है, कौन सी चेकलिस्ट है? तो वो प्रशस्त चेकलिस्ट क्या की जाती है? यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CIET NCERT द्वारा विकसित ऑनलाइन पाठ्यक्रम बधिर अंधता को समझना निम्नलिखित में से किस संगठन के सहयोग से बनाया गया है? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंस इंटरनेशनल इंडिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शास्त्रीय अनुबंधन में एक तटस्थ उद्दीपक को एक शक्तिशाली उद्दीपक के साथ बार बार जोड़ने से किस मनोवैज्ञानिक परिणाम का विकास होता है? तो बताएंगे किसका विकास होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंडीशन रिस्पॉन्स हो जाएगा, मतलब अनुबंधित अनुक्रिया हो जाएगी। ठीक है, अनुबंधित अनुक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विशेष आवश्यकता शिक्षा में सिद्धांतों, नीति और अभ्यास पर सलामांक का वक्तव्य 1994 निम्नलिखित में से किस देश में अपनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत में कौन सा तंत्र जीवन काल के दौरान सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों और जीवन की घटनाओं को शामिल करता है? तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस यूज करना था। यहाँ पर अगर जो आप ठीक से इसको पढ़े भी होते कि जैसे कह रहा है कि जीवन की घटनाओं को, तो घटना मंडल लगा देते। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था तब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा परियोजना PIED जिसका शुभारंभ 1987 में हुआ था, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के सहयोग से विकसित की गई थी? तो बताएंगे किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के उससे विकसित की गई थी? यूनिसेफ है, UNDP है, या यूनेस्को है, या WHO है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिसेफ। ठीक है, क्या मैंने यूनिसेफ, UNDP, यूनेस्को इन सब के बारे में कराया था? ठीक है, तो जिन लोगों ने क्लास देखी होगी उनको पता होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की कौन सी धारा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ गई धारा वही RPW एक्ट, तो कौन सा हो जाएगा? कौन सी मुख्य आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान करती है? मैंने एक एक धारा को बताया था कि सब कवर करके जाएंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो बताएंगे कौन सी धारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धारा 74। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत बधिर शब्द को सही ढंग से परिभाषित नहीं करता है? कौन सा परिभाषित नहीं करता है, बताएंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह अवस्था जिसमें बच्चे संरक्षण और उत्क्रमणीयता की अवधारणाएं विकसित करते हैं, तो वह कौन सी अवस्था होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्त हो जाएगी। ठीक है, कॉन्क्रीट। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि किसी भी बाहरी प्रलोभन के बिना केवल रुचि, आनंद और सुख के लिए कार्यों में संलग्न होना किस व्यवहारगत प्रबोध को परिभाषित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल रुचि, आनंद। तो इसका आंतरिक अभिप्रेरणा, इनर मोटिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वे हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी। ठीक है, इंटरेस्टिंग मोटिवेशन हो जाएगा। वे प्राकृतिक स्वचालित अनुक्रियाएं जो किसी जीव को बिना चेतन नियंत्रण के पर्यावरणीय उद्दीपकों का पर शीघ्रता से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाती हैं, क्या कहलाती हैं? बताएंगे क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं? प्रतिवर्ती क्या कहलाती हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिन प्लाव, जो फिलन प्लाव है, किस व्यापक प्रभाव के कारण संज्ञानात्मक अंकों में पीढ़ीगत वृद्धि की व्याख्या करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पर्यावरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 16 जो उसकी धारा 16 है, सरकारी वित्त पोषित स्कूलों के लिए क्या अनिवार्य करती है? तो ये सारी धाराएं मैंने करवाई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत मुख्य आयुक्त की सहायता करने वाली सलाहकारी समिति में विभिन्न दिव्यांगताओं के विशेषज्ञों से गठित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? मैंने बताया था कितने होने चाहिए? 11 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 11 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई एक्ट जो 2009 है कि जो धारा 21 है उसके अंतर्गत एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य है। इस समिति के सदस्यों में महिलाओं का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण बीच में रुक गई थी, तो हम क्वेश्चन नंबर 38 कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूएनसीआरपीडी, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी क्लास में करवाया था, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें मैंने आपके लिए उपलब्ध करवाई थी, के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समानता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक और उपयुक्त संशोधनों की आवश्यकता होती है? तो बताएंगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल अधिगम के संदर्भ से स्वतंत्र रूप से सामान्य अमूर्त ज्ञान को सचेत रूप से याद करने की संज्ञानात्मक क्षमता स्मृति के किसी वर्गीकरण को दर्शाती है। तो बताएंगे किसको दर्शाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्थी स्मृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो सिमेंटिक मेमोरी होती है उसका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया था? तो आपने हर एक अगर जो आपने कोई भी विशेष मतलब विशेष से रिलेटेड विशेष को छोड़कर आपने कोई भी अगर जो एग्जाम दिया होगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया गया होगा, तो जो 46वां संशोधन आया था 2002 में, ठीक है, 86वां जो संशोधन आया था 86th अमेंडमेंट एक्ट जो आया था वो किसकी बात करता था? उसके थ्रू क्या किया गया था? अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अंतर्गत 2023 में स्थापित नई राष्ट्रीय मूल्यांकन मानक निर्धारक संस्था का नाम क्या है? तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है कि किस प्रसव पूर्व अवस्था के दौरान तीव्र समसूत्री कोशिका विभाजन गर्भाशय में
अंतरोपण से पहले प्रारंभिक कोशिकीय समूह के निर्माण की ओर ले जाता है। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जो युग्मनज की क्या होती है, अवधि होती है, पीरियड ऑफ द जाइगोट। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौजूदा ज्ञान, अपेक्षाओं और अभिप्रेरणाओं के आधार पर प्राप्त होने वाले कच्चे संवेदी डेटा की व्याख्या करने वाली मानसिक प्रक्रमण प्रक्रिया को यह नाम दिया गया है। कौन सा नाम दिया गया है बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधोगामी प्रक्रमण। ठीक है, अधोगामी प्रक्रमण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसार सभी बच्चों को किस आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, तो कितने साल तक, 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करनी चाहिए, निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मांसपेशी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मतलब एक ही डिसेबिलिटी से 2 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब ये कहा जा रहा है कि यह एक आनुवंशिक अपक्षय मांसपेशी रोग है। अगर जो वहां पर ये क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, तो अगर जो यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लिए होगे तो यहाँ से भी उस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सही कर सकते थे। समझ आया। तो यहाँ पर आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की क्या होती है, यहाँ पर जांच होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस में। तो इसका जो संकेत जो दिया था, मतलब ये किसका, मतलब बच्चों में फर्श से उठकर खड़े होने की स्थिति में दिखाई देने वाला यह लक्षण है, क्या कहलाता है, गोवर्स का संकेत कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2016 के दौरान लागू किए गए व्यापक अधिकार आधारित विधायी ढांचे ने आधिकारिक रूप से किस ऐतिहासिक संसदीय अधिनियम को निरस्त कर पूरी तरह प्रतिस्थापित कर दिया है। तो बताएंगे किसको पूरी तरह से क्या कर दिया है, प्रतिस्थापित कर दिया है। क्या मैंने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, पीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ाया था। पीडब्ल्यूडी एक्ट को प्रतिस्थापित कर कौन लाया गया था, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लाया गया था। तो जो अधिनियम 1995 था, इसको क्या किया गया, प्रतिस्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चंस तो बिल्कुल आए हैं क्लास से जो हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कोई भी इरिलेवेंट चीज नहीं करवाई थी। जो भी आपका सिलेबस दिया था, मैंने सिर्फ उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट आप तक डिलीवर किया था। हाँ, मैंने आपको पीडीएफ आपके समक्ष नहीं प्रस्तुत कर पाया था। मैंने आप लोगों के पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करा पाई थी, क्योंकि उस समय कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं था। ठीक है, और उस समय थोड़ा सा व्यस्तता मेरे लिए ज़्यादा थी। ठीक है, क्योंकि मैं इधर टाइम नहीं दे पा रहा था, तो इस वजह से मैं पीडीएफ नहीं अवेलेबल करवा पाया। अब टेलीग्राम चैनल भी बन गया है। ठीक है, तो आप जो भी आज से क्लासेस होंगी, DSSB से होंगी, जो सीटेट आपका आ रहा है उसके लिए क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो उसकी जो पीडीएफ्स हैं वो आपको डायरेक्ट आपके लिंक, जो टेलीग्राम की लिंक है सौरविद ऑफिशियल की, उस पर अपलोड कर दी जाएंगी। तो अभी तक जिसने टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब ज्वाइन किया है उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, और यूट्यूब चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाजशास्त्री ने शैक्षिक असमानता को समझाने के लिए सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पियरे बार्डियू ने की है। किसने की है, पियरे बार्डियू ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ने वैधानिक अनुसूची का विस्तार करने की मान्यता प्राप्त स्थितियों को शामिल किया है। तो कितनी, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट था, इसमें टोटल कितनी अक्षमताओं को शामिल किया गया है, तो टोटल 21 प्रकार की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम है कब आया था, तो 20 सितंबर को आया था, 20 सितंबर 1995 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यह समझने की क्षमता की वस्तुएं तब भी अस्तित्व में रहती हैं जब वे दिखाई नहीं देती हैं, तो यह क्या कहलाता है, वस्तु स्थायित्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस के सिद्धांतों में से एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है बताएंगे, कौन सा नहीं है, एसेसिबल नहीं है, या फिर अंडरस्टेबल नहीं है, या परसीवेबल नहीं है, या फिर ऑपरेबल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एसेसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चा स्कूल के बजाय
कूल बोलता है, कू बोलता है, और शा जैसी विशिष्ट ध्वनियों को सीटी जैसी, जैसे स्कूल, ठीक है, ऐसे ध्वनियों को सीटी जैसी आवाज के साथ बिगाड़ देता है, यह स्थिति कौन सी कहलाती है? तो ये क्वेश्चन मतलब दो क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका उच्चारण एक ही है। आर्टिकुलेशन जो डिसऑर्डर है वो क्या हो जाता है बच्चे के अंदर देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उच्चारण विकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के कारण जन्मजात या कम आयु में ही सुनने की क्षमता में कमी हो और धीरे धीरे दृष्टि जो हानि होने लगती है, उसके लक्षण किस आनुवंशिक स्थिति में पाए जाते हैं? तो उशर सिंड्रोम जो होता है उसमें पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? उशर सिंड्रोम में पाए जाते हैं। हर एक डिसेबिलिटी को जो भी इसमें ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन में पुट किए गए हैं, उन हर एक ऑप्शंस को हम डिसेबिलिटी मतलब डी ट्रिपल एस बी के लिए पढ़ने वाले हैं, जो भी उसके लिए जरूरी है, ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को बारीकी से करने वाले हैं। उसके लिए आपको डी ट्रिपल एस बी की जो भी क्लासेस चलने वाली हैं उसको ज्वाइन करना होगा और फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यही पेपर देकर आपकी जो सफलता है यहीं पर नहीं मिल जाएगी, ठीक है। आप इसको पेपर दे दिया, आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करिए, इसका परिणाम जो भी होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत आपको है ही नहीं, आपके लिए और भी ऑप्शंस है, आप तैयारी करिए, ठीक है। इसमें होना होगा इसमें हो जाएगा, वरना उसमें तो 100% होगा क्योंकि तैयारी करने जा रहे हैं आप, उसके लिए तो टाइम ही टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एनईपी 2020 के ढांचे में कौन सा संरचनात्मक शैक्षिक चरण 3 से 8 वर्ष की आयु तक की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल पर केंद्रित है? तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मौलिक सीखने का जो चरण है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बधिर अंध व्यक्ति को आमने सामने एक से एक संचार और पर्यावरणीय पहुंच सहायता प्रदान करने वाले पेशेवर के लिए शब्द क्या है? अर्ली इंटरवेंशन। तो इंटरवीनर जो होता है, हस्तक्षेप करता जो होता है, ठीक है, मतलब जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोवाइड कराते हैं, इंटरवेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा अधिनियम स्थानीय स्तर की समितियों को शालीनता, वर्ग विकार, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो एएसडी है, प्रमस्तिष्क मतलब सेरेब्रल पैल्सी है, बौद्धिक अक्षमता आईडी और बहु अक्षमता मल्टीपल डिसेबिलिटी ग्रसित व्यक्तियों के लिए कानूनी अभिभावक नियुक्त करने का आदेश देता है? तो वो क्या हो जाएगा? स्वपरायण, सेरेब्रल पैल्सी, मानसिक मंदता और बहुत निशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु जो राष्ट्रीय न्यास एक्ट आया था, ठीक है, मतलब एनटीए जो आया था 1990 एक्ट में 1999 में आया था, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध निम्नलिखित में से किस धारा में दिए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर धारा 38, ठीक है। सारी धाराएं आपकी अपनी क्लास से पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा विकासात्मक सिद्धांत यह बताता है कि विकास सिर से लेकर पैर, चाइल्ड डेवलपमेंट से पूछ लिया गया। ये भी मैंने आपको 2 दिन मतलब शायद 10 या 11 को मैंने क्लास करवाई थी, उसमें ही क्वेश्चन दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सिफेलोकॉर्डल होता है मतलब मस्तकाधोमुखी जो होता है, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई ई पुस्तकों की जो प्रारूप किस प्रारूप में उपलब्ध है? तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा डेजी, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेजी, ठीक है, क्या हो जाएगा? डेजी। ये आई थिंक एक चिड़िया की तरीके से वो रिप्रेजेंट किया जाता है, चिड़िया की आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी विकासात्मक परिघटना यह समझाती है कि जीवन के पहले कुछ वर्षों के दौरान प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप अत्यधिक अर्ली इंटरवेंशन से क्वेश्चन पूछ लिया गया प्रभावी क्यों होते हैं, जिससे यह दीर्घकालिक विकासात्मक विलंब को कम करने के लिए एक क्रांतिक अवधि बन जाती है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अब मैं वो आंसर बता रहा हूं जो आयोग द्वारा क्या किए गए हैं, दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत किस श्रेणी की अक्षमता वाले व्यक्तियों को बहुसंवेदी अनुदेशात्मक विकास
किस किट प्रदान की जाती है? तो ये किसको प्रदान की जाती है? ये प्रदान की जाती है जो बौद्धिक दिव्यांगता है उनको क्या की जाती है? एक किट प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त को निम्नलिखित द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 आयुक्त। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 आयुक्त हो जाएगा। जो आपका चीफ कमिश्नर वाला लास्ट में जो टॉपिक दिया गया था उसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका संबंधी स्थिति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त दिव्यांगता के रूप में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं है? तो अल्जाइमर रोग नहीं है। आपने 21 प्रकार की डिसेबिलिटी पढ़ा था, उसमें अल्जाइमर नाम का कहीं भी रोग नहीं दिखा होगा। ठीक है, डिसेबिलिटी नहीं दिखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक छात्र स्वतंत्र रूप से एक जटिल बीजगणितीय समीकरण को हल करने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन जब शिक्षक द्वारा मार्गदर्शित संकेत और अगुवाई करने वाले प्रश्न दिए जाते हैं, मतलब एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, तो वह इसके सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है। लियो वाइगोत्स्की इस संभावित अधिगम की रूपात्मक जगह को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। किस प्रकार परिभाषित करते हैं? तो जो समीपस्थ विकास होता है, क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, कि मतलब उससे आसपास का जो चीजें प्रोवाइड कराती जाती है। जैसे बच्चे के सामने एक समस्या है तो उस समस्या से रिलेटेड जो आसपास की चीजें हैं उनसे क्या कराना, मतलब उसको अवगत कराना, उसे क्या बोलते हैं? समीपस्थ विकास क्षेत्र बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने स्पेशल एजुकेशन के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, टोटल जो 65 क्वेश्चंस थे, उनका जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि पर्यावरण में उपस्थित वे कारक जो विकासशील भ्रूण या गर्भ में संरचनात्मक या कार्यात्मक असामान्यताएं उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम जैसे टेरेंटोजोन्स बोलते हैं ना, टेरेंटोजेंस मतलब विरूपजन। क्या? विरूपजन। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम अपने कंप्यूटर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनकी मैंने क्लासेस आपके लिए उपलब्ध नहीं कराई थी। ठीक है, चाहे वो यूपीजी के हो, चाहे वो कंप्यूटर हो। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं। जो कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मैलवेयर से संक्रमित और हैकर द्वारा दूरस्थ रूप से नियंत्रित कंप्यूटरों के नेटवर्क को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग डीडोएस हमले जैसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए किया जाता है? तो वो क्या हो जाएगा? बॉटनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। जीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ पिक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एचडीएमआई मतलब हाई डेफिनेशन मॉनिटरिंग। अच्छा, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें एक तीसरा दिख रहा हो, मतलब ए का तीसरे से मिलान किया गया हो? तो एचडी, आप वीडियो क्या देखते हैं, कोई भी मूवी देखते हैं तो कहते हैं ना कि फुल एचडी में प्ले करो। तो एचडी मतलब हाई डेफिनेशन। ठीक है, तो इसका जो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, अगर जो यही आप लोग क्या कर लिए होते, मैच कर लिए होते, तो ये क्या हो जाएगा? हो गया होगा आपका, सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, सिस्टम इमेज बैकअप आपदा रिकवरी के लिए उपयोगी है। सिस्टम इमेज बैकअप क्या आपदा रिकवरी के लिए उपयोगी है? यह तो बिल्कुल, आप मतलब जो सिस्टम इमेज बैकअप होता है, मतलब जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम कोई भी अपने फोन से वीडियो या फोटो क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, तो वो कहाँ चली जाती है? रिसाइकिल बिल में चली जाती है। ठीक है, तो हमें अगर जो वो जरूरत पड़ती है तो उसको हम वहां से क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। यह संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन और डेटा की एक सटीक प्रतिलिपि बनाता है जिससे पूर्ण सिस्टम स्टोर किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन सही हैं और ए आर की कंप्लीट व्याख्या करता है। ठीक है, और जो कारण आर है अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित पहला वाणिज्य डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, जिसे 1995 में 1992 में 1952 के राष्ट्रपति चुनाव की भविष्यवाणी के लिए किया यूनिवर्क फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी डिवाइस को एक आईपी पता स्वचालित रूप से या मैन्युअल रूप से असाइन किया जाता है। जब डिवाइस नेटवर्क से जुड़ते हैं तो उन्हें स्वचालित रूप से डायनामिक आईपी पते असाइन करने के लिए कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल उत्तरदायी है? तो क्या हो जाएगा? जैसे डायनामिक
ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, DHCP मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, जूनियर असिस्टेंट का पेपर उठाएंगे, मतलब यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गेमिंग में मेमोरी की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बड़े गेम, वर्ल्ड और टेक्सचर को शीघ्रता से अपलोड करने के लिए पर्याप्त रैम महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल सही बात है, जैसे ही आपके फोन की रैम क्या हो जाती है, फुल हो जाती है, तो फोन देखा होगा उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। एक तेज SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव गेम लोडिंग समय को काफी कम कर सकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ग्राफिक कार्ड एवं VRAM वीडियो रैम का उपयोग CPU की प्रोसेसिंग के लिए, गेम डेटा को स्टोर करने के लिए नहीं, ये नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ESP किस मोड में संपूर्ण IP पैकेट को इनक्रिप्ट करता है। तो हो जाएगा टनल, क्या हो जाएगा, टनल मोड में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी तालिका के सबसे बाएं कॉलम में मान खोजता है और उसी पंक्ति के किसी अन्य कॉलम से मान लौटाता है। तो वास्तव में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन थे तो काफी टफ थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। किसी वेबसाइट द्वारा आपके कंप्यूटर पर संग्रहित कुकी का उद्देश्य क्या होता है। तो इसको आप अपने फोन से ही रिलेट कर पाए होंगे। सिर्फ और सिर्फ इसे क्या करना था, रीड करना था कि उपयोगकर्ता की जो प्राथमिकताएं होती हैं एवं सत्र डेटा को स्टोर करना और उन्हें याद रखना, यही क्या कहलाता है, उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के डिजाइन में गणना इकाई को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो इसका जो गणना इकाई होता है उसको मिल कहा जाता है। ठीक है, कहा था उन्होंने। फिर क्या कह रहा है, भारत की ई हस्ताक्षर सेवा को सुरक्षित रूप से निष्पादित करने के लिए किस क्रिप्टोग्राफी मानक और मानकीकरण ढांचे का उपयोग किया जाता है। तो वो क्या हो जाएगा, आधार आधारित eKYC। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। कह रहा है कि दस्तावेज मर्ज करने के लिए क्या हो जाएगा, Alt + Shift + N हो जाएगा। ठीक है, कौन सी सॉफ्ट की होती है, N हो जाएगी। मतलब इसका जो ए का दूसरा हो जाएगा Alt + Shift N। मर्ज किए गए दस्तावेज को प्रिंट करना, तो क्या हो जाएगा, प्रिंट करना है तो क्या Alt + Shift + M हो जाएगा। मेल मर्ज डेटा को क्या करना, संपादित करना, तो क्या हो जाएगा, तो Alt + Shift E करेंगे। मर्ज फील्ड को इंसर्ट करना, तो F हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज टिम्बर्नस-ली। ठीक है, क्या हो जाएगा, टिम्बर्नस-ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार की मेघराज पहल के अंतर्गत कौन सा हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन खत्म हो गए, अब कौन बच गया, हाँ ये शायद अभी है। तो भारत सरकार की मेघराज पहल के अंतर्गत कौन सा क्लाउड सेवा मॉडल ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन के निर्माणों को तैनाती के लिए विकास वातावरण प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR, ये तो अब तो 2023 का भी आ चुका है, तो ये 2021 का पूछा गया है। तो 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र का जो लगभग प्रतिशत था, तो 12.15 ना होकर तो इसका जो 6.15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2025 में भारत स्काउट्स और गाइड्स के 19वें राष्ट्रीय जंजूरी मतलब हीरक जयंती समारोह की मेजबानी किसने की, अपने लखनऊ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विरासत पर्यटन का केंद्र माना जाने वाला ऐतिहासिक कालिंजर किला किस जिले में स्थित है। तो बांदा में। कहाँ स्थित है, बांदा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता है। तो अलीगढ़ से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में परिचालक भारत की पहली क्षेत्रीय तीव्र जो पारगमन ट्रांसपोर्टेशन जो प्रणाली है RRTC, ठीक है, TS, ठीक है, परियोजना का नाम क्या है। तो वो क्या है, नमो भारत है। क्या है, नमो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनकी ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है।
तो यह पनकी ताप जो विद्युत केंद्र है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पनकी ताप, तो ये है पनकी धाम आपने सुना होगा कानपुर। तो ये जो पनकी ताप विद्युत केंद्र है तो ये भी कहाँ होगा? ये आपका कानपुर में होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त भारत भारती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थी? तो वो महादेवी वर्मा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रयागराज में अशोक स्तंभ पर किस प्राचीन राजा की प्रशंसा में शिलालेख लिखे गए हैं? तो वो समुद्रगुप्त। ठीक है, किसके उसमें लिखे गए हैं? तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवध राज्य का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अनौपचारिक रूप से किस वर्ष विलय किया गया? तो 1856 में किया गया। ठीक है, जो विलय नीति लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी ना। ठीक है, बुंदेलखंड का कौन सा लोक नृत्य महिलाओं द्वारा आमतौर पर जन्माष्टमी के दौरान मोर की मनमोहक चाल की नकल करते हुए किया जाता है? तो हो जाएगा कार्तिक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत कब की गई थी? तो जून 2018 में की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 को मिलाना है, मतलब उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान थे वो किससे संबंधित थे? वो शहनाई वादक से संबंधित थे। किससे थे? शहनाई वादक थे। ठीक है, किससे थे? शहनाई वादक थे। तो इसका जो हो जाएगा पहला शहनाई वादक। दूसरा क्या कह रहा है? बिरजू महाराज, तो ये कथक। और बेगम अख्तर ये क्या थी? गजल। और किशन महाराज तबला वादक थे। ठीक है, तो बी का देखेंगे क्या पहला है किसी में? सॉरी, बी का कथक है। बी का कथक है, तो ये बी मतलब जो बिरजू महाराज है कथक से, तो बी का तीसरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुशीनगर बौद्ध सर्किट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश वन विभाग के साथ मिलकर सूरजपुर आर्द्रभूमि की सुरक्षा, मतलब WWF वर्ल्ड वाइड फंड जो है वो इंडिया, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके साथ संगठन शामिल है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित माता टीला बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? तो बताएंगे किस नदी पर बना हुआ है? तो यह बेतवा नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? बेतवा नदी पर बना हुआ है। उपयुक्त में से एक से, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। 1857 के महान विद्रोह के दौरान अगस्त 1857 में आजमगढ़ उद्घोषणा का मसौदा तैयार करने का ऐतिहासिक श्रेय किसे दिया जाता है? तो फिरोज शाह को दिया जाता है, शहजादा फिरोज शाह को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोजेक्ट गंगा, ये एक तरीके से डिजिटल इंडिया की पहल से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्या है कि अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि, ठीक है, जो 2024 में क्या की गई थी? प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तो कौन सी शैली पर आधारित है? तो यह नागर शैली पर आधारित है। ठीक है, इस पर नागर शैली पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ने अपना पहला और एकमात्र रणजी ट्रॉफी खिताब 2005 से 6 में जीता था। कब? 2005-6 में जीता था। और हमारा ये आखिरी क्वेश्चन कौन सा है? उत्तर प्रदेश में किस औद्योगिक विकास प्राधिकरण को राज्य की पहली अर्धचालक विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए नामित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये बिहार स्पेशल जो टेट स्पेशल का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बस हो गया। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन, जिसमें से जो स्पेशल एजुकेशन की जो पेडागोजी थी, जो आपके सेक्शन डिवाइड किए गए थे, जिसमें से सेक्शन ए जो मैंने कि कंप्लीट करवाया था। अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको उसमें से क्वेश्चंस देखने को मिले थे कि नहीं मिले थे। ठीक है, तो आप उन चीज़ों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अब आपको आपका कितना स्कोर रहा आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, एक यहाँ पर मेरा सजेशन रहेगा कि जो यूपी SSC के थ्रू जो 58 पोस्ट वाली जो वैकेंसी आई थी, जिसका एग्जाम हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है, आप मिला चुके हैं, कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया है, ये बताएंगे। यह बस एक पड़ाव था, और हम कहें कि असली मंजिल अभी बाकी है, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, एक परीक्षा देने के बाद बैठ जाते हैं और तब तक आराम करते हैं जब तक कि अगला नोटिफिकेशन ना आ जाए।
लेकिन सच कहूँ, जीतता वही है जो अपनी तैयारी में कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। क्या? कंसिस्टेंसी बनाए रखता है, मतलब निरंतरता बनाए रखता है, जैसे कछुए की चाल। ठीक है, आप में से बहुत से साथियों का सपना होगा दिल्ली में स्पेशल एजुकेटर बनने का। हो सकता है आपके परिवार में से, आपके जानने वालों में से कोई DSSB के थ्रू स्पेशल एजुकेटर दिल्ली में बना हो और वो जॉब कर रहे हो, अच्छी खासी सैलरी होती, हर एक फैसिलिटी दी जाती, खासकर DOE में। तो इसलिए बिना एक भी दिन गंवाए हम क्यों टेंशन ले कि इसका रिजल्ट कब आएगा, हम क्यों टेंशन ले कि इसका इसका क्या होगा। जो होगा रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएगा। उसके चक्कर में मेरिट कितनी जाएगी, इसमें हमको टाइम खराब करने से अच्छा है कि हमारे सामने जो नेक्स्ट अवसर है उसका लाभ उठाएं। तो इसलिए बिना एक भी दिन गंवाए हम अपने इसी प्लेटफॉर्म पर सौरवेद ऑफिशियल पर शुरू करने जा रहे हैं DSSB, जो स्पेशल एजुकेशन की 450 वैकेंसी आई हैं, उनकी बिल्कुल फ्री और बेहतरीन क्लासेस। क्योंकि अभी UP SSC के थ्रू, क्योंकि हमारे साथ ही क्यों जुड़े, क्योंकि UP SSC के एग्जाम में हमारे पास पहली बात तो कम समय था। मैंने सिर्फ आप लोगों के सामने थ्योरी उपलब्ध कराई, फिर भी उसमें से सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले। यह इस बात का सबूत है कि जो कंटेंट आपको यहाँ मिला वो सीधा एग्जाम ओरिएंटेड था। अब सोचिए, DSSB के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है। इस बार हम आधी अधूरी नहीं बल्कि सबसे मजबूत तैयारी करेंगे, जिसमें विस्तृत जो थ्योरी होगी, डिटेल थ्योरी को हम यूनिट बाय यूनिट गहराई से पढ़ेंगे ताकि कोई कॉन्सेप्ट ना छूटे। मॉर्निंग में हम क्या करेंगे, उसकी जो स्पेशल थ्योरी है उसको कंप्लीट करेंगे, और इवनिंग टाइम में उसी थ्योरी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछली बार समय की जो कमी रही, उस कमी के कारण हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार हम थ्योरी क्लास के बाद हम पिछले सालों के जो PYQs हैं और जो नए प्रश्नों पर आधारित MCQs होंगे उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और उनकी जो PDF होगी अपने प्लेटफॉर्म सौरवेद ऑफिशियल का जो यूट्यूब चैनल है, वहां पर जो लिंक दिया गया होगा टेलीग्राम का, उस पर फ्री मिलेंगे। ठीक है, और एक भाई के नाते, एक शिक्षक के नाते, जो मेरी आप लोगों से अपील है या फिर सलाह मान लीजिए कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो सिर्फ ख्वाब, मतलब मंजिलें उन्हें नहीं मिलती हैं जो सिर्फ ख्वाब देखते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ ख्वाब देखते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो हर रोज उसके लिए कदम बढ़ाते हैं। अगर आपको मुझ पर और मेरी क्लासेस पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस बार जो DSSB का जो सफ़र रहेगा, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। आपको किसी महंगे कोर्स या भटकाव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपकी राय है, आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिएगा, मगर एक बार हमारा भी कंटेंट जरूर देखिएगा। ठीक है, तो जो लोग इस मुहिम में आप, मतलब मुहिम क्या, मतलब अब DSSB के लिए अगर जो आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं और लिखें कि सर मैं तैयार हूं, भाई मैं तैयार हूं। यह चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे टेलीग्राम परिवार से जुड़े रहिए, ताकि जैसे ही पहली क्लास आप लोगों के मतलब यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, अब तो क्योंकि वैकेंसी का इंतजार भी नहीं करना है ना, वैकेंसी आपके सामने, फॉर्म भरे जा रहे हैं, कल लास्ट डेट है, तो तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। मिलते हैं DSSB के जो स्पेशल एजुकेशन की क्लासेस जो कल से शुरू होने वाली हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।